जब जब दुनिया वाले जिस पर हंसते हैं, तब तब वही लोग इतिहास बदलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चर्चा कर रहे हैं प्राचार्य भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र 2014। आज का जो टॉपिक है हमारा एकेडमिक पार्ट है, उसको हम करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लैंग्वेजेस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, सर्विस रूल्स, जिन पर हम 5 सीरीज कर चुके हैं, वो सारे वीडियो हैं आपकी तैयारी में एक बूस्ट अप का काम करेंगे, आपको प्लान बनाने में मदद करेंगे। सारे वीडियोज आप जरूर देखें और ये वीडियो आप नहीं छोड़ें, क्योंकि एकेडमिक पार्ट है। क्या क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन 131, शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी परीक्षा का एक गुणधर्म है? पहला विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता और चौथा ये सभी। मित्रों, अगर आपको वीडियो में क्लैरिटी नहीं आती है तो हाई पावर में देखिए, बहुत अच्छा दिखेगा। इसको देखने में आनंद आएगा आपको। और साथ में ही अगर आप बाकी वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देखिए, केवीएस 2014 का क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। प्लीज आप हाई पावर में करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करें। और आपकी डिमांड पर मैं 2015, 2016, 2018 ये एनबीएस और केवीएस के सारे पेपर लेके आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या बाकी वीडियोज भी आपको चाहिए जो बाद में पेपर हुए हैं उन पर। तो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन है उसको इंग्लिश वर्जन है वो भी सुनाता हूं। 31st का, इन टीचिंग मेथोडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट? पहला रिलायबिलिटी, सेकंड वैलिडिटी, थर्ड ऑब्जेक्टिविटी और फोर्थ है ऑल दीज। तो क्या आंसर है इसका, सोच लीजिए जल्दी। मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा आंसर को। तो 31st का आंसर है वो है फोर्थ, सभी होने चाहिए। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। एक अच्छे परीक्षण के लिए, एक गुड टेस्ट में ये सारे लक्षण होने चाहिए। तो ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन की एक प्रसिद्ध किस्म है? पहला ऑप्शन सुनिए, विकासशील मूल्यांकन, दूसरा योगशील मूल्यांकन और तीसरा है पहला दो दूसरा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब, इन टीचिंग मेथोडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन टाइप ऑफ इवेल्युएशन? फर्स्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सेकंड समेटिव इवेल्युएशन, थर्ड बोथ और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आपका उत्तर क्या है, जल्दी से सोचिए। ऑप्शन थर्ड है इसका सही है। 133, आपकी राय में निम्नलिखित में से क्या किसी वर्ग कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्या होगा? सुव्यवस्थित कुर्सी, मेज, फर्नीचर, दूसरा शिक्षण सामग्री, तीसरा शिक्षक के लिए उपयुक्त स्थान, चौथा है शिक्षा की नई तकनीकें और विधियां। मतलब, इन योर ओपिनियन which of the following is the most important in a classroom? First, well arranged furniture, second, teaching material, थर्ड प्रॉपर प्लेस फॉर द टीचर और फोर्थ है न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो 133 का उत्तर क्या होना चाहिए? चौथा उत्तर सही है इसमें, फोर्थ। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। शिक्षा की नई तकनीकी और विधियां, न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स एंड मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, शिक्षकों को
दिन के आखिरी घंटे में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं पढ़ाने की सलाह दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। टीचर्स आर यूजुअली एडवाइज्ड not to teach which of the following subjects in the last period of the day? First, English, math, science, all these. आखिरी घंटे में क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, आपके टाइम टेबल में नहीं होना चाहिए पीरियड? किसका? अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सभी। तो सही उत्तर ये सभी है, वो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाने चाहिए। 135 देखिए, निम्नलिखित में क्या एक अच्छी पाठ योजना का लक्षण नहीं है? पहला, इसमें पूरे किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य अवश्य शामिल हों। दूसरा, किए जाने वाले अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट हों। तीसरा, इसमें प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सहायता सामग्री शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, इसमें विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गृह कार्य शामिल होने चाहिए। इंग्लिश में सुनिए, Which of the following is not a characteristic of a good lesson plan? First, it must include specific objectives to be realized. Second, activities to be done must be well defined. Third, it need not include appropriate material aids to be used. और फोर्थ है, it should include home assignment to be given to pupils के लिए। 135 का उत्तर सही है। इसमें अच्छी पाठ योजना में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? थर्ड, इसमें प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सहायता सामग्री शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। सहायता सामग्री पाठ योजना में शामिल करनी जरूरी है। कैसे आप पढ़ाएंगे? टीचिंग एड है, वो क्या होंगे आपके लेसन प्लान में? तो ये तो जरूरी है, पाठ योजना का भाग होता है। ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। 136, विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया पाठ्यक्रम वह है जिसके द्वारा फर्स्ट, बच्चे का विकास सुनिश्चित होता है। दूसरा, सामाजिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए संभावनाएं अनुकूल बनाई जा सकती है। और चौथा, ये सभी। इंग्लिश में सुनिए, द बेस्ट सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट्स is that by which development of child is ensured. Second, social needs can be fulfilled. Third, possibilities for the students can be made favorable. और फोर्थ है all these। तो सही उत्तर क्या है? चौथा ही सही है इसका। 137, कक्षा शिक्षण पढ़ाई में दृश्य श्रव्य प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहला, केवल तब जब बच्चे काफी गंभीर हों। दूसरा, केवल शिक्षण विषय के पक्ष में। तीसरा, केवल पाठ के आरंभ में। चौथा, केवल तब जब इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा हो। तो मेरे यारो, नेक्स्ट इसका इंग्लिश वर्जन सुनिए। इन क्लास टीचिंग ऑडियो वीडियो सिस्टम शुड बी यूज्ड ओनली। फर्स्ट, when children are quite serious. Second, in favor of teaching subject. Third, in the beginning of the lesson. और फोर्थ है when its effect is being evaluated। तो वाड़ीलाओ बताओ क्या है उत्तर? कक्षा शिक्षण पढ़ाई में दृश्य श्रव्य प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसके लिए? केवल शिक्षण विषय के पक्ष में। दृश्य श्रव्य सामग्री है वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के फेवर में होनी चाहिए, जिससे आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, पाठ योजना की मूल्यांकन स्कीम का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? वाड़ीलाओ, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हर्बर्ट कॉल। दूसरा, के मॉरिसन। तीसरा, बीएस ब्लूम। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में सुनिए, हु अमोंग द फॉलोइंग डेवलप्ड इवोल्यूशन स्कीम ऑफ लेसन प्लान? हर्बर्ट कॉल, सेकंड के मॉरिसन, थर्ड बीएस ब्लूम, और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो सोच लिया है आपने?
सही उत्तर है 138 का थर्ड, बीएस ब्लूम। अगला क्वेश्चन सुनिए, मूल्यांकन को व्यापक और उद्देश्यपूर्ण कहा जाता है जब, पहला ऑप्शन, समूची विषय वस्तु मूल्यांकित की जाती है। दूसरा, सभी शिक्षक इसमें शामिल होते हैं। तीसरा, सभी उद्देश्य से लक्ष्य कवर होते हैं। चौथा, बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो बड़ी लाओ इंग्लिश में भी सुनिए। इवेल्यूशन इज said to be comprehensive and purposeful when first, the whole subject matter is evaluated. Second, all teachers are involved with it. Third, all objects, aims are covered. Fourth, all aspects of personality of the child are evaluated. सोचिए क्या उत्तर होना चाहिए। चौथा सही है लग रहा है मुझे। चौथा सही है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है चौथा। क्या है? मूल्यांकन को व्यापक और उद्देश्यपूर्ण कहा जाता है जब बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है, सारे पहलुओं को जांचा जाता है। क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑलराउंड डेवलपमेंट। और जब ऑलराउंड डेवलपमेंट में आप शिक्षण करवा रहे हैं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना जरूरी है। तो वड़ीला उत्तर हो गया चौथा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। आमतौर पर कहें तो पाठ्यचर्या का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे यारो। क्वेश्चन पेपर पुराना है परंतु अभी भी वो प्रासंगिक है, क्वेश्चन से रिपीट होने के चांसेस है। तो बड़ी लाओ लास्ट तक जरूर देखो। ऑप्शन सुनिए, बच्चे के परीक्षा पास करने के लिए सामग्री का संग्रह। पाठ्यचर्या है वो परीक्षा पास करने का सामग्री संग्रह है क्या मात्र। दूसरा, पाठ्यक्रम का संग्रह। तीसरा, ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयोगों और अनुभवों का संग्रह है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। वाड़ी लाओ अंग्रेजी भी जरूरी है तो सुनिए। जनरली स्पीकिंग, करिकुलम मीन्स कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट, material for the child to pass the examination. Second, syllabus. Third, experiments and experiences to improve knowledge. और फोर्थ है none of these। तो सोच लिया है आपने आंसर? तो सही उत्तर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के परिप्रेक्ष्य का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस ओर है? पहला, ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा, बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, परीक्षाओं को और लचीला बनाना। चौथा, ये सभी। तो एनसीएफ 2005 है वो किस ओर संकेत कर रहा है, क्या लक्ष्य है उसका? इंग्लिश भी जरूरी है। द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्स टुवर्ड्स, फर्स्ट, connecting knowledge to life outside school. Second, promote overall development of children. Third, making examinations more flexible. और फोर्थ है all these। आपने उत्तर सोच लिया है और ये सभी एनसीएफ के उद्देश्य शामिल किए गए थे एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ आपको 2005, 2009 ये सभी पढ़ने हैं। और एनईपी तो जरूर पढ़नी है, एनईपी 2020, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएंगे। 2005 है उसकी प्रासंगिकता अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। आरटीई अधिनियम 2005 में देश के कमजोर तबके के बच्चों को डैश आरक्षण प्रदान करना सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। पहला 25%, दूसरा 20%, तीसरा 15% और चौथा है 30%। तो मेरे यारो ये अभी भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वर्जन वाड़ीलाओ जरूर सुनिए। द आरटीई एक्ट 2009 मेड कंपल्सरी all government and private sector schools to provide dash
reservation to children belonging to the weaker section of the country. First option 25%, second 22%, third 15%, फोर्थ 30%। तो आप बहुत गुणी आदमी हैं, गुणी शिक्षक हैं, आपको जरूर पता है इसका उत्तर, क्योंकि आप एक प्रेस्टिजियस एग्जाम दे रहे हैं। तो उत्तर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 25%। अभी भी रिलेवेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम खाली स्थान के बीच की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। कौन सी उम्र के आरटी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार दे रहा है? पहला ऑप्शन 5 से 12 वर्ष, दूसरा 6 से 13 वर्ष, तीसरा 6 से 14 वर्ष और चौथा है 6 से 18 वर्ष। इंग्लिश में सुनिए। द राइट टू एजुकेशन RTE Act makes education a fundamental right for the children between ages of first option 5 to 12 years, second 6 to 13 years, थर्ड 6 to 14 years, फोर्थ 6 to 18 years। तो सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष, इनको मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। आरटीई पर तो जरूर क्वेश्चन आते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो वाड़ी लाओ इतना परिचित नहीं है टेक्नोलॉजी से, फिर भी आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। थर्ड ऑप्शन सही है, 6 से 14 वर्ष। 144, स्कूल संगठन डैश को संगठित करने के से संबंध रखता है, जुड़ा होता है। पहला ठोस उपकरण, दूसरा मानवीय उपकरण, तीसरा विचारों और सिद्धांतों और चौथा ये सभी। इंग्लिश सुनिए। द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट मटेरियल इक्विपमेंट, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इक्विपमेंट, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स और फोर्थ है ऑल दीज। आपने सोच लिया उत्तर 144 का। 144 में उत्तर है चौथा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से क्या स्कूल प्रशासन से जुड़ी संबंधित गतिविधियों का हिस्सा नहीं है? पहला शैक्षिक नीतियां, दूसरा संस्थागत लक्ष्य, तीसरा संस्थागत नियंत्रण, चौथा संस्थागत नीतियां। वाड़ी लाओ अंग्रेजी में भी सुनना जरूरी है, क्योंकि ऑथेंटिक मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो इंग्लिश में ही मिलता है और पेपर में भी लिखा होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश वर्जन है वही मान्य होगा। तो 145 सुनिए। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? फर्स्ट ऑप्शन एजुकेशनल पॉलिसीज, सेकंड इंस्टीट्यूशनल गोल्स, थर्ड इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल और फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। क्या उत्तर सही है? शैक्षिक नीतियां। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप, शैक्षिक नीतियां कौन बनाते हैं? स्कूल प्रशासन शैक्षिक नीतियों ये बोला है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है क्या? ये शैक्षिक नीतियां कौन तैयार करता है? कमेंट बॉक्स में आपके आंसर है वो जरूर आ जाने चाहिए। हु प्रिपेयर्स एजुकेशनल पॉलिसीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146, उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों इमारतों पर रिपोर्ट 1959 की सिफारिशों के अनुसार साधारणतः किसी स्कूल में डैश छात्रों का के नामांकन के हिसाब से योजना बनाई जानी चाहिए? पहला ऑप्शन 860, दूसरा 960, तीसरा 760 और चौथा है 1000। मतलब क्या है? एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट ऑन हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग 1959, ordinarily a school should be planned for enrollment of dash student. First option 860 students, second 960 students, थर्ड 760 स्टूडेंट्स, फोर्थ 1000 स्टूडेंट। तो सही उत्तर क्या है मेरे यारो, जरूर बताइए। ऑप्शन सही है सेकंड, 960 के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147,
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 का अधिगम एवं ज्ञान पहलू डैश पर जोर देता है। पहला ऑप्शन शिक्षकों के साथ अंतः क्रिया, दूसरा समकक्षों के साथ अंतः क्रिया, तीसरा दूसरों के साहचर्य में सीखने, और चौथा ये सभी। तो इंग्लिश में सुनिए। द लर्निंग एंड नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 emphasizes first option interacting with teachers, second interacting with peers, third learning in company of others, और फोर्थ है ऑल दीज। तो वाड़ीला उत्तर तो पता लग गया आपको। 147 में चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 148, किसी स्कूल के अच्छे प्रिंसिपल के भीतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल में कौन से गुण होने चाहिए? पहला ऑप्शन ड्यूटी के प्रति प्रभावशाली भाव, दूसरा विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता, और तीसरा एक दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश सुनिए। ए गुड प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल शुड हैव फर्स्ट लॉफ्टी सेंस ऑफ ड्यूटी, सेकंड साउंड जजमेंट, थर्ड बोथ, और फोर्थ नॉन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है, आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं तो क्या गुण होने चाहिए? 148 का सही उत्तर सोच रहे आप, थर्ड है, दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से क्या किसी स्कूल के लिए अनुशासन की एक पुरानी संकल्पना है जिसका इन दिनों आमतौर पर पालन नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन सुनिए, आत्मानुशासन, दूसरा समझाना बुझाना, तीसरा स्वेच्छा से पालन किए गए नियम और विनियम, चौथा ऊपर से अनुचित दबाव। तो वडिलाओ अंग्रेजी सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन फॉर ए स्कूल इज यूजुअली नॉट फॉलोड दीज डेज? पुरानी कंसेप्ट थी, आजकल उसको नहीं फॉलो किया जाता। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा परसुएशन, तीसरा विलिंगली ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, और फोर्थ है अनडू प्रेशर फ्रॉम अबव, बिना बात का प्रेशर देना है। तो सही उत्तर है 149 का चौथा उत्तर सही है। ऊपर से अनुचित दबाव नहीं बनाना है। डिसिप्लिन है वो पहले बनाया जाता था, अभी उसको फॉलो नहीं करते, वो बदल गए हैं, ट्रेंड बदल गए हैं। इसके बाद में 150 क्वेश्चन देखिए। 150 हुआ, विच ऑफ द फॉलो, सॉरी इसको पहले हिंदी में पढ़ूंगा मैं आपके लिए। 150वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या सह गतिविधियों का हिस्सा है? पहला विषय क्लब, दूसरा नाट्य शास्त्र, तीसरा है विद्यार्थी परिषद, और चौथा ये सभी। मेरे यार अंग्रेजी में भी सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल? फर्स्ट सब्जेक्ट क्लब्स, सेकंड ड्रामेटिक्स, थर्ड स्टूडेंट काउंसिल, फोर्थ ऑल दीज। तो सही उत्तर क्या है? 150 का फोर्थ सही है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आपके पास में ऑप्शन है, आप उसको हाई क्वालिटी में देखिए, बहुत विजिबिलिटी आ जाएगी और मजा आएगा आपको आंसर क्वेश्चन सुनने का। 151वां, सामान्यतः हम सृजनशीलता को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ते हैं? पहला अभिसारी समान सोच, दूसरा अपसारी भिन्न सोच, तीसरा अनुकरण नकल, चौथा मॉडलिंग। अंग्रेजी में भी सुन लीजिए मेरे यार। नेक्स्ट है 151, नॉर्मली वी एसोसिएट क्रिएटिविटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट कन्वर्जेंट थिंकिंग, सेकंड इमिटेशन, थर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोर्थ मॉडलिंग। तो क्या उत्तर है 151 का? सही उत्तर है डाइवर्जेंट, भिन्न सोच। डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए सृजनशीलता के लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो करेक्ट आंसर है, मतलब दूसरा ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 152, परिवेश संबंधी कारकों की वजह से निम्नलिखित में से क्या विकास को आकार नहीं देता? पहला डील डोल, दूसरा संस्कृति, तीसरा शिक्षा की गुणवत्ता,
चौथा, पोषण की गुणवत्ता। मेरे यारो अंग्रेजी में भी सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेप डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स? फर्स्ट ऑप्शन फिजिक्स, सेकंड कल्चर, थर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फोर्थ क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो सही उत्तर क्या है 152 में? डील डोल। डील डोल है वो सही उत्तर है। इसके बाद में 153वां क्वेश्चन देखिए। जिन विद्यार्थियों को हम मेधावी कहते हैं वे आमतौर पर अपनी कार्य क्षमता को हकीकत में तब बदलते हैं जब, पहला ऑप्शन, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में भाग लेते हैं। दूसरा, वे दूसरे विद्यार्थियों के साहचर्य में सीखते हैं। तीसरा, उनकी बार बार परीक्षा ली जाती है। चौथा, उन्हें दूसरे विद्यार्थियों से अलग किया जाता है। तो मेरे यार अंग्रेजी में भी सुन लीजिए। स्टूडेंट्स whom we call gifted usually realize their potential when they, first option, attend private coaching classes, second, learn in the company of other students, third, are tested frequently, fourth, are separated from other students। तो क्या है सही उत्तर मेधावी छात्रों के बारे में? क्या सोचते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 153 का सही उत्तर है तीसरा, अपनी कार्य क्षमता को हकीकत में तब बदलते हैं जब उनकी बार बार परीक्षा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से क्या बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन परिज्ञानशील सिद्धांत, दूसरा क्षेत्र सिद्धांत, और तीसरा उद्दीपक प्रत्युत्तर सिद्धांत, और चौथा ये सभी। बाल विकास पर हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर आप आइए, चैनल पर प्लेलिस्ट में दिया है एमसीक्यू ऑन सीडीपी, तो जरूर देखिए, आपको सीखने में मदद करेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो मेरे यार यहाँ पर इसका 154 का इंग्लिश वर्जन सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी, सेकंड फील्ड थ्योरी, थर्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, फोर्थ ऑल दीज। चाइल्ड डेवलपमेंट पर कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो बताइए आप। उत्तर सही सोच रहे हैं आप। 154 का उत्तर है फोर्थ। सभी है ये बाल विकास के, ये सभी सिद्धांत है। कॉग्निटिव भी है, फील्ड थ्योरी भी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी है। क्वेश्चन नंबर 155, बच्चे को क्या सीखना है इस बात का फैसला खाली स्थान से किया जाना चाहिए? बड़ी लाओ ऑप्शन सुनिए। योग्यता और क्षमता, दूसरा अभिरुचि, तीसरा बच्चे के पिछले अनुभव, चौथा ये सभी। इंग्लिश में देखिए। What child has to learn should be judged by, first option ability and capacity, second interest, third previous experiences of the child, और फोर्थ है all these। तो 155 का सही उत्तर क्या है? 155 का सही उत्तर है फोर्थ। ये सभी बच्चे को सीखना, क्या सीखना इस बात का फैसला सभी करेंगे। योग्यता, क्षमता, अभिरुचि, बच्चे के पिछले अनुभव, सभी से पता करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 156, सतत और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना फोकस को अंतरित करती है। पहला, साकल्यवादी अधिगम से परीक्षण पर, दूसरा परीक्षण से साकल्यवादी अधिगम पर, तीसरा है वर्ष में एक बार परीक्षण से एक वर्ष में 2 बार परीक्षण पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बड़ी लाओ अंग्रेजी में भी सुनिए। The concept of continuous and comprehensive evaluation shifts the focus from first holistic learning to testing, second testing to holistic learning, third testing once in year to twice a year, और फोर्थ है none of these। तो सही उत्तर क्या है 156 का? सही उत्तर है ये सेकंड, परीक्षण से साकल्यवादी अधिगम पर, मतलब टेस्टिंग टू होलिस्टिक लर्निंग। परीक्षण से जांचना है कि बच्चा सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है। मेरे यारो सीसी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, परंतु अभी भी इस पर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बड़े रिसर्च के बाद में लागू की गई थी।
तो टेस्टिंग से हमें पता लगता है कि बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, ऑप्शन सेकंड सही है। 157वां, जीवन पर्यंत अधिगम की संकल्पना खाली स्थान का एक परिणाम है। पहला ऑप्शन, बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षित करने की जरूरत। दूसरा, लोगों की ज्यादा सीखने की इच्छा। तीसरा, भारत में स्कूलों की कम संख्या। चौथा, ज्ञान के विस्तार की गतिशीलता। तो वाड़ीलाओ अंग्रेजी में भी सुनना जरूरी है। 157, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज ए रिजल्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन, द नीड टू एजुकेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सेकंड, पीपल्स डिजायर टू लर्न मोर। थर्ड, लेस नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। फोर्थ, द डायनेमिक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। 157 का उत्तर है चौथा, ज्ञान के विस्तार की गतिशीलता। जीवन पर्यंत अधिगम की संकल्पना क्या है? ज्ञान के विस्तार की गतिशीलता है। मतलब द डायनेमिक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, इसको बोलेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, मूल रूप से अधिगम है। क्या है अधिगम? पहला, एक सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा, एक सामूहिक प्रक्रिया। तीसरा, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बड़ी लाओ अंग्रेजी सुनिए। बेसिकली लर्निंग इज ए, फर्स्ट सोशल प्रोसेस, सेकंड ग्रुप प्रोसेस, थर्ड इंडिविजुअल प्रोसेस, और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो क्या है उत्तर सही? 158 में सोचिए जल्दी से, क्या उत्तर है? तीसरा सही उत्तर है। तीसरा यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। मूल रूप से अधिगम क्या है? इंडिविजुअल प्रोसेस है। समूह से दूसरों से सीखी जा सकती है, परंतु सीख तो वो अपने आप में रहा है। तो इंडिविजुअल प्रोसेस है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है लर्निंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, निम्नलिखित में से किसने परिज्ञानशील विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला, डब्ल्यू कोलर। सेकंड, जीन प्याजे। थर्ड, एल कोलबर्ग। फोर्थ, एल वाइगोटस्की। बड़ी लाओ अंग्रेजी में है, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रपोंडेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? फर्स्ट ऑप्शन डब्ल्यू कोलर, सेकंड जीन पियाजे, थर्ड एल कोलबर्ग, फोर्थ एल वाइगोटस्की। तो सही उत्तर क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग से बात कर रहे हैं हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? सेकंड ऑप्शन है जीन पियाजे ने दी थी। इसी तरीके के क्वेश्चन सीडीपी में हम कर रहे हैं। आप नॉलेज मंडली पर प्लेलिस्ट में देखिए एमसीक्यू ऑन सीडीपी, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 160, व्यक्ति के कोई कार्य करने की तत्परता को सक्रिय करके उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सक्रिय करने वाली आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाती है। पहला, समन्वयन। दूसरा, संयोजीकरण। तीसरा, प्रेरण। चौथा, प्रोत्साहन। बड़ी लाओ अंग्रेजी में सुनिए, internal psychological process that activates the person to fulfill his needs by activating the willingness to perform a job is called, first option coordination, second organizing, third motivation, और फोर्थ है एनकरेजमेंट। तो जरूर बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है थर्ड, प्रेरणा। प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो सही उत्तर है। तो मेरे यारो, आप लास्ट तक मेरे साथ में जुड़े रहे। वाड़ी लाओ, ये तैयारी के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूं, तो आप मेरे चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, और वाड़ी लाओ चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें, क्योंकि यहां पर हम एक समूह में सारे एस्पेक्ट को एक साथ में लेकर के आ रहे हैं। तो आप अगर मेरे अच्छे भीड़ी बनना चाहते हैं, अगर अच्छे वाड़ीला बनने चाहते हैं, तो मेरे साथ में
चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ में जुड़े और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए सभी वाड़ीलाओं, सभी भीड़ियों को धन्यवाद।